तो इस कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ये सारे बच्चे जंगल में जाकर अपने प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर क्रोन आ जाती है और वो इन सब की बातें सुन लेती है। क्रोन एमा से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे सामने ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। और क्रोन को देखकर इन सब की हालत काफी ज्यादा पतली होने लगती है, लेकिन तभी क्रोन उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी यहाँ से भागने में मदद करूंगी, क्योंकि मैं इजाबेला को अथॉरिटी के सामने नीचा दिखाना चाहती हूँ। फिर वो इन सभी को यहाँ की मैनेजमेंट के बारे में बताती है। वो ये कहती है कि जो भी लड़की यहाँ पर 12 साल की उम्र को पूरा कर लेती है उसे डीमंस के पास भेजने से पहले दो चॉइसेस मिलती हैं, या तो वो मॉम बन सकती है और या फिर डीमंस का खाना। और मॉम बनने की ट्रेनिंग में जिस भी लड़की के स्कोर सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं और उसके पास मॉम की सिफारिश होती है तो वो आगे चलकर मॉम बन जाती है। एमा उससे पूछती है कि हम तुम पर विश्वास क्यों करें। क्रोन कहती है कि मैंने अगर तुम्हारे प्लान के बारे में इजाबेला को बता दिया तो तुम सबकी बैंड बजने वाली है, लेकिन अगर तुमने मेरे प्लान के बारे में उसे बताया तो मेरी भी पैंट ढीली हो जाएगी। इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। इसके बाद हम उन सभी बच्चों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर नॉर्मन ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है वो जो क्राउन है ना, वो बस हमारी हेल्प करने का नाटक कर रही है और वो हमारी हेल्प नहीं करेगी। मुझे लगता है कि वो बस हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ भी तो हमारा प्लान फिर भी सक्सेसफुल रहेगा। अगले सीन में हम नॉर्मन और एमा को देखते हैं जो कि क्रोन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि हमारे कान में जो ट्रैकर लगा हुआ है हम इसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं। क्रोन कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये ट्रैकर बाहर कैसे निकलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कानों को काटना पड़ेगा और अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मेडिकल रूम में जाकर तुम एक तेज धार वाली चीज का इस्तेमाल कर सकते हो और वहाँ पर तुम्हें पट्टी भी देखने को मिल जाएगी। एमा उससे पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है और तुम कभी किसी हाउस की स्टूडेंट रही हो। क्रोन बताती है कि मेरी उम्र अभी 26 साल है और मैं ग्रे स्लेट हाउस से पढ़ी हूँ, जो कि एक अलग प्लांट है। इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर और भी प्लांट्स हैं, जहाँ पर पहले बच्चों को बड़ा किया जाता है और बाद में उन्हें डीमंस के हवाले सौंप दिया जाता है। एमा उससे पूछती है क्या तुमने कभी बाहर की दुनिया देखी है। क्रोन कहती है कि नहीं, मैंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन मुझे इतना जरूर से पता है कि बाहर लोग रहते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर जितने भी कपड़े और खाना आता है वो सारा कुछ बाहर से आता है। फिर कुछ देर तक ऐसे इन सभी की बातें चलती रहती हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर मॉम और रे के पास आता है, जहाँ पर मॉम रे को एक कैमरा देती है क्योंकि उसने काफी अच्छी जासूसी की थी, तो उसे ये एक रिवॉर्ड मिलता है। जिसके बाद रे अपने कैमरा से मॉम की पिक्चर क्लिक करता है और उसके बाद घंटा बज जाता है क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। जिसके बाद मॉम एक कैलेंडर के पास जाती है और वहाँ पर जाकर एक डेट को मार्क कर देती है और ये कहती है कि अब टाइम आ चुका है। अगले दिन हम इन सभी बच्चों को देखते हैं जो कि अपने प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी रे ये कहता है कि आज हम उस दीवार के ऊपर चढ़ेंगे और उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं उस पर निगरानी रखेंगे, जिसके लिए मेरे पास एक काफी कमाल का प्लान है। प्लान के मुताबिक रे मॉम का ध्यान भटकाएगा और डॉन और गिल्डा सेकंड फ्लोर की विंडो के नीचे खड़े रहेंगे ताकि वो मॉम पर नजर रख सके। जिसके बाद नॉर्मन और एमा वॉल पर चढ़कर आसपास की चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रोन नॉर्मन, एमा और रे के कमरे में जाती है और उनके कमरे में कुछ ढूंढा ढांडी करने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, जिसको देखकर ये काफी ज्यादा डर जाती है और ये कहती है मैं तो बस सफाई कर रही थी और बस कुछ नहीं, ऐसे ही घूम रही थी यहाँ पर। जिसके बाद वो बच्चा यहाँ से चला जाता है, लेकिन क्रोन को यहाँ पर एक ऐसा पेपर मिलता है जिसको देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद क्रोन अपने कमरे में जाती है और बड़बड़ाने लगती है। वो ये कहती है कि मुझे इजाबेला की एक और वीकनेस मिल गई है। वो ये सोचती है कि अब वो इजाबेला को हटाकर आराम से उसकी जगह ले लेगी, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और जैसे वो डोर खोलती है बाहर इजाबेला खड़ी होती है, जिसके हाथ में एक लेटर होता है जो कि हेडक्वार्टर से आया था। और इसे पढ़ने के बाद क्रोन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस लेटर के अंदर ये लिखा था कि प्लांट 4 के अंदर एक मॉम की जरूरत है और क्रोन को वहाँ के लिए अपॉइंट कर दिया गया है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी प्लांट 4 पर जाना पड़ेगा। इजाबेला बताती है कि बाहर ग्रैंड मदर तुम्हें लेने के लिए आई हुई है और वो तुम्हारा वेट कर रही है। क्रोन ये समझ जाती है कि ये सारा कुछ इजाबेला ने ही करवाया है, क्योंकि वो उससे छुटकारा पाना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोन को जो पेपर मिला था उसके अंदर एक बच्चे की हैंडराइटिंग में इजाबेला और मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है। अगर क्रोन वो पेपर अब भी ग्रैंड मदर को दे देती है तो वो अब भी जीत सकती है, इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि जैसी वो बाहर जाएगी सबसे पहले वो ये पेपर ग्रैंड मदर को दे देगी। उसके बाद क्रोन अपना सामान उठाकर गेट से बाहर निकलती है और उसके सामने ग्रैंड मदर खड़ी होती है। बाहर पहुंचते ही क्रोन सबसे पहले उस पेपर को ग्रैंड मदर को पकड़ा देती है। ग्रैंड मदर उस पेपर को देखने के बाद ये समझ जाती है कि इस प्लांट के काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यहाँ की सच्चाई के बारे में पता चल गया है। क्रोन उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर रुककर और भी एविडेंस कलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन ग्रैंड मदर उसे मना कर देती है और ये कहती है कि इजाबेला ने यहाँ पर सब कुछ संभाला हुआ है, तो तुम्हें यहाँ रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड मदर ने भी एक बच्चे को दीवार के उस तरफ जाने से रोक लिया था। उन्हें ये लगता है कि इजाबेला भी उन्हीं की तरह है। ग्रैंड मदर क्रोन पर भड़कने लगती है। वो ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम इजाबेला को फंसाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही हो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि क्रोन के पीछे एक मॉन्स्टर होता है जो कि उसे मारने के लिए वहाँ पर आया था। ऐसे में क्रोन को भी अपना बचपन याद आता है कि जब वो 12 साल की हो गई थी तो उसके सामने भी दो चॉइसेस, या तो वो मॉम बनने की ट्रेनिंग ले ले या फिर
मॉन्स्टर्स का खाना बच जाए। लेकिन क्रोन मॉम बनने की हार्ड ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेती है, जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर क्रोन को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लान के मुताबिक रे मॉम का ध्यान भटकाने के लिए मॉम के कमरे की तरफ जाता है और बाकी बच्चे भी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। मॉम रे को बताती है कि मैंने क्रोन को रास्ते से हटा दिया है, मुझे क्रोन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसे मरवा दिया है। ये सुनकर रे काफी ज्यादा डरने लगता है। फिर मॉम उससे कहती है कि तुम्हारा पार्ट भी खत्म होने वाला है। ये सुनकर रे काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि मॉम अब उसे भी शायद जान से मारने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि मॉम रे को क्रोन वाले कमरे के अंदर बंद कर देती है और अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लेती है, जिससे उसे ये सारा कुछ पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पर है। नीचे डॉन और गिल्डा रे के सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने मॉम आती है जो कि स्माइल करते हुए उनके सामने से निकलती है। डॉन को ये लगता है कि पक्का कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तभी डॉन भागते हुए ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पर उसे रे के चिल्लाने की आवाज आती है। डॉन पूरी जान लगाकर दरवाजे को तोड़ देता है और रे को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो दोनों मॉम को रोकने के लिए भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्मन और एमा रोप को निकालकर वॉल पर चढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं और रोप को नीचे झाड़ियों में फेंक देते हैं। तभी मॉम वहाँ पर आ जाती है। मॉम के आने के बाद एमा कुछ ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि वो कुछ जानती नहीं। वो ये कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर खेलने आई थी, लेकिन मॉम उससे कहती है कि ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता लग गया है। मॉम उससे कहती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सरेंडर करने का मौका दे रही हूँ। अगर तुम यहाँ से भागी तो तुम्हें चोट भी आ सकती है, तुम चाहो तो सरेंडर कर सकती हो। इसी मौके का फायदा उठाकर एमा मॉम को कसकर पकड़ लेती है और नॉर्मन भागकर दोबारा वॉल की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी नॉर्मन को एमा की चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे नॉर्मन पलटकर देखता है, वो देखता है कि मॉम ने एमा का पैर तोड़ दिया है और वहाँ पर रे, गिल्डा और डॉन भी आ जाते हैं। वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। मॉम उन सभी से कहती है कि तुम बच्चे बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग हो, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टाइम आने से पहले ना तो यहाँ से भागने दूंगी और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊंगी। फिर मॉम एमा से कहती है कि तुम अब खेल नहीं सकती, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके कल पार्टी के अंदर शामिल होना पड़ेगा। फिर मॉम नॉर्मन को देखती है और ये कहती है कि हेडक्वार्टर से तुम्हारे लिए भी डेट्स आ चुकी हैं और कल तुम्हें भी जाना है। और ये सुनने के बाद नॉर्मन की हालत और भी ज्यादा पतली होने लगती है। अगले सीन में हम डॉन, गिल्डा और रे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा निराश होते हैं क्योंकि इनका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया था और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है और वो नॉर्मन को अब कैसे बचा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन एमा से मिलने के लिए मेडिकल रूम में आता है और वो एमा से कहता है कि एमा टेंशन मत लो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कुछ देर के बाद वहाँ पर रे आ जाता है और वो नॉर्मन और एमा को एक और प्लान के बारे में बताने लगता है। वो नॉर्मन से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम अपने कान के पीछे लगी हुई चिप को तोड़कर कल जंगल के अंदर जाकर छुप जाना और मैं वहाँ तुम्हें खाना पहुँचाता रहूंगा और जैसे ही एमा ठीक हो जाएगी हम सारे यहाँ से भाग जाएंगे। नॉर्मन ये कहता है कि अगर मैं वहाँ पर चला गया तो यहाँ की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट हो जाएगी। रे उससे कहता है कि टेंशन मत लो, हर प्लांट दो तरह के रूल्स को फॉलो करता है। पहला कि बच्चों को फ्री रखना ताकि उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से हो सके और दूसरा रूल उन्हें डीमंस की सच्चाई से दूर रखना। पहले रूल को फॉलो करने से प्लांट को अच्छे ब्रेन वाले बच्चे मिलेंगे और सेकंड रूल को फॉलो करने से कभी भी डीमंस उनके सामने नहीं आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बच्चे डर जाएंगे और उनका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो अगर तुम यहाँ से भागते भी हो तो यहाँ पर कुछ और सिक्योरिटी नहीं लगेगी, यहाँ पर बस क्रॉन की तरह एक और सिस्टर को बुला लिया जाएगा। लेकिन नॉर्मन ये कहता है कि अगर मैं यहाँ से भागा तो मेरी जगह पर किसी और को डीमंस के हवाले कर दिया जाएगा। तभी एमा ये कहती है कि मेरे पास एक और प्लान है, अगर तुम दोनों अपने अपने हाथों को तोड़ लो तो तुम दोनों को अनहेल्दी कंसीडर किया जाएगा और तुम दोनों को ही डीमंस के पास नहीं भेजा जाएगा। इस बात पर ये तीनों हंसने लगते हैं, लेकिन तभी नॉर्मन अपनी लाचारी पर रोने लगता है। उसके बाद हम रे को देखते हैं जो कि अपनी मशीन नॉर्मन को देता है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। रे उससे कहता है कि तुम ये डिवाइस रख लो और इससे तुम अपने कान पे लगे हुए ट्रैकर को तोड़कर छिप जाना। वो ये भी बताता है कि गिल्डा और डॉन एक और रोप बना रहे हैं जिससे वो अब भी प्लान के अंदर जीत सकते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम सभी बच्चों के सामने ये झूठ बोलती है कि नॉर्मन कल अपनी न्यू फैमिली के पास जा रहा है, जिसे सुनकर सारे बच्चे रोने लगते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एमा की तरफ जाता है। एमा जल्दी से अपना खाना खत्म करती है और गिल्डा भी नई रोप बनाने की तैयारी में रहती है। तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन को अपने कमरे के अंदर एक लेटर मिलता है जो कि क्रोन ने उसके लिए छोड़ा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि नॉर्मन वॉल के ऊपर चढ़ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी मॉम को ये लगता है कि नॉर्मन गायब है और वो अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है। लेकिन तभी अचानक नॉर्मन उनके सामने आ जाता है। लेकिन प्लान के हिसाब से नॉर्मन को यहाँ से भाग जाना चाहिए था। तभी रे उस पर गुस्सा करता है और ये कहता है कि तुम यहाँ से भागी क्यों नहीं। नॉर्मन उसे कहता है कि इस दीवार के उस तरफ एक बहुत बड़ी खाई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्मन ये बताता है कि मैंने वॉल पर चढ़कर काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन मुझे ये पता लग गया है कि घर के वेस्ट साइड में जो दीवार है वो हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है और वहाँ पर एक पुल भी है, तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। नॉर्मन ये कहता है कि अगर मैं यहाँ से अकेला भाग जाता तो किसी को भी ये नहीं पता लगता कि उस वॉल के दूसरी तरफ आखिर है क्या और मुझे भागने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन रे को उसकी मशीन वापस कर देता है। इसके बाद हमें
रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नॉर्मन जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और सभी लोग उसे बाय कर रहे होते हैं, लेकिन एमा एक कोने में बैठी हुई रो रही होती है और रे भी नॉर्मन को बाय करने के लिए वहाँ पर नहीं आता क्योंकि वो उसे ऐसा नहीं देख सकता था। तभी हम देखते हैं कि एमा भागकर नॉर्मन के गले लग जाती है और उसके कान में ये कहती है कि तुम जाकर छुप जाना और मैं मॉम का ध्यान भटका दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन एमा को धक्का देता है और वो मशीन भी एमा को पकड़ा देता है। वो एमा से गुस्से में ये कहता है कि मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करना चाहता। अगर मॉम ने गलती से भी ये डिवाइस देख लिया तो उन्हें पता लग जाएगा कि हमारा प्लान आखिरकार क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मन सभी के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला था और जैसे वो जाता है उसे रे दिखता है और वो रे को भी एक स्माइल देता हुआ बाहर निकल जाता है। उसके बाद नॉर्मन को बाहर वही ट्रक दिखता है जिसके अंदर उसने कॉनी की डेड बॉडी को देखा था। तभी मॉम वहाँ पर आ जाती है और नॉर्मन को एक रूम में रुकने के लिए कहती है और जैसे वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं तभी एक और डोर ओपन होता है जिसमें से तेज लाइट बाहर आती है। नॉर्मन अंदर देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। अगले दिन हम सुबह ब्रेकफास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एमा को पीछे से नॉर्मन की आवाज आती है, लेकिन वो तो बस उसका एक वहम था। ग्राउंड में खेलते टाइम भी एमा बस साइड में खड़ी रहती है और रे भी शॉक में चला जाता है। शाम के वक्त ये चारों दोबारा से अपने प्लान को डिसाइड करने के लिए मिलते हैं जहाँ पर रे काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि वो टूट चुका था। वो ये कहता है कि हमें अब कोई भी प्लान नहीं बनाना चाहिए, हमें बस अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए। रे ये कहता है कि अगर कोई भागना चाहता है तो वो भाग सकता है, लेकिन मैं हार मान चुका हूँ। इसको देखकर एमा भी अपने कमरे में आकर काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर मॉम आकर एमा से ये कहती है कि नॉर्मन अब जा चुका है और रे भी हार मान चुका है, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए आगे मॉम बनने की सिफारिश कर सकती हूँ। लेकिन एमा उन्हें मना कर देती है और इसी तरह पूरा एक महीना बीत जाता है। उसके बाद हम दोबारा से मॉम को देखते हैं जो कि अपने कैलेंडर पर एक डेट को मार्क करती है और उसके नीचे रे का नाम लिख देती है। इसका मतलब यही था कि अगले दिन रे को भी यहाँ से जाना था। फिर एमा ये नोटिस करती है कि रात के टाइम रे वही ट्यून गुनगुना रहा होता है जो कि अक्सर मॉम गुनगुनाया करती थी। एमा उससे पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। रे ये कहता है कि इस घर में मेरी आखिरी रात है तो मैं इसी तरह से यहाँ पे इस घर को गुड बाय कह रहा हूँ। एमा रे को याद दिलाती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है। रे उससे कहता है क्या तुमने अभी तक हार नहीं मानी। एमा उसे एक किलर स्माइल देती है जिससे पता लगता है कि एमा ने अभी तक हार नहीं मानी थी। फिर एमा रे को बताती है कि मैंने शुरू से अभी तक कभी भी हार नहीं मानी। मुझे ये पता लग गया था कि मॉम मुझ पे और तुम पर फोकस कर रही है, इसलिए मैंने मॉम को ये दिखाया कि मैं हार चुकी हूँ ताकि मॉम को ये लगता रहे कि हम सबने सरेंडर कर दिया। लेकिन इसी बीच एमा पूरे प्लान को और भी ज्यादा मजबूत बना रही थी। रे उससे कहता है कि तुम्हारा प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि तुम सभी बच्चों को एक साथ यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो और उस ब्रिज से एक साथ इतने बच्चे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर डीमंस का पहरा है। वो कहता है कि ऐसे में तुम्हें मेरा प्लान मानना चाहिए। मैंने जंगल में कुछ बॉम्ब्स छुपा दिए हैं और मैं यहाँ पर आग लगा दूंगा और जैसे ही मॉम और बाकी लोग यहाँ पर आग बुझाने के लिए आएंगे हम सारे बच्चे यहाँ से भाग जाएंगे। एमा उससे कहती है कि मॉम आग बुझाने की जगह बच्चों को ट्रैक करने में ज्यादा ध्यान देगी। तभी रे अजीब तरह से हंसने लगता है और वो कहता है कि मॉम बस आग नहीं बुझाएंगी, उसके साथ साथ वो अपने एक और बच्चे की जान भी बचा रही होंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है और एक माचिस जलाकर एमा से ये कहता है कि मेरे और नॉर्मन के सैक्रिफाइस को खराब मत जाने देना। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर मॉम की तरफ जाता है जहाँ पर मॉम बच्चों को सुला रही होती है, लेकिन तभी अचानक उन्हें एमा के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे वो भागकर लाइब्रेरी की तरफ जाती है वो देखती है कि पूरी लाइब्रेरी के अंदर आग ही आग लगी हुई है। एमा वहाँ पर बैठकर रो रही होती है। तभी एमा मॉम से कहती है कि रे इस आग के अंदर है। मॉम अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है और चेक करती है। उन्हें पता लगता है कि रे इसी आग के अंदर। फिर मॉम भागकर गिल्डा के पास जाती है और उससे कहती है कि सभी बच्चों को कहो कि वो ग्राउंड में आ जाएं। फिर मॉम फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग के पास आती हैं, लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और आग भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी मॉम अचानक से नोटिस करती है कि एमा वहाँ से गायब है और फिर जैसे वो अपने ट्रैकिंग डिवाइस के अंदर एमा को ढूंढती है तो एमा वहाँ पर नहीं मिलती, बस उन्हें एमा का कटा हुआ एक कान मिलता है। मॉम ये देखकर समझ जाती है कि एमा यहाँ से भागने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे अपने बैकपैक लेकर वॉल के पास पहुंच जाते हैं और भागने की तैयारी करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रे भी यहाँ पर मौजूद होता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर रे जैसे अपने आप को आग लगाने वाला होता है तभी एमा उससे कहती है कि तुम्हें सैक्रिफाइस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद एमा कुछ बच्चों से कुछ कपड़े मंगाती है और रे के कपड़े चेंज कर देती है और उसके अंदर कुछ मीट डालकर उस कपड़ों को वहीं डाल देती है। इसके साथ साथ एमा रे का कान काटकर भी उन कपड़ों के अंदर डाल देती है और वहाँ पर आग लगा देती है। एमा उससे कहती है नॉर्मन ये जानता था कि प्लान फेल हो जाने के बाद तुम कुछ ऐसा करोगे, इसलिए उसने तुम्हारे लिए भी एक अलग से प्लान बनाया हुआ था। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं जिन्हें पता लगता है कि सारे बच्चे यहाँ से भाग चुके हैं। उसके बाद मॉम एक सीक्रेट रूम की तरफ जाने का ट्राई करती है, लेकिन वो रूम पहले से ही बच्चों ने सील कर दिया था। फिर एमा रे को ये बताती है कि नॉर्मन ने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर तुम सारे बच्चों को यहाँ से भगाना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें प्लान के बारे में पहले ही बताना पड़ेगा ताकि वो बच्चे उसी हिसाब से प्रैक्टिस कर सके। फिर हमें बताया जाता है कि एमा जब भी गार्डन के अंदर मायूस बैठी हुआ करती थी तो वो भी उनके प्लान का एक पार्ट था जहाँ पर डॉन एंड गिल्डा बाकी बच्चों को रोप चढ़ने की प्रैक्टिस करवा रहे होते थे। फिर हमारा सीन दोबारा से मॉम की तरफ आता है जहाँ पर मॉम
मॉम अपने हाथ में एमा का कटा हुआ कान लेकर पूरे घर को जलते हुए देख रही थी और वो चिल्लाकर ही कहती है कि मैं तुम सबको यहाँ से भागने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर फिल आ जाता है। इसके बाद हमें दोबारा से एमा और रे को दिखाया जाता है। रे सोचता है कि हमारे साथ बाकी छोटे छोटे बच्चे कहाँ पर हैं। तभी एमा उससे कहती है कि मैंने 4 साल और उनसे छोटे बच्चों को वहीं पर छोड़ दिया है, क्योंकि बाहर जाने के बाद उनकी देखभाल करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और वैसे भी 6 साल से छोटे बच्चों को डीमंस के हवाले नहीं किया जाता, तो मैं उन्हें 2 साल में आकर कभी भी बचा सकती हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एमा फिल को अपने पास बुलाकर उसे सारा कुछ बता देती है और फिल उससे ही कहता है कि मैं तुम्हारे आने तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मॉम फिल से ये पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि सारे बच्चे कहाँ पर। फिल उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है और मॉम अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है जहाँ पर उन्हें काफी सारे डॉट्स एक ही जगह पर नजर आते हैं। मॉम को ये लगता है कि उसने बच्चों को ढूंढ लिया है, लेकिन जैसे ही मॉम वहाँ पर पहुँचती है वो देखती है कि यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और ये देखकर मॉम अपना सर पकड़ लेती है क्योंकि इससे उसका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था। फिर सारे बच्चे वॉल पर चढ़कर ब्रिज की तरफ भागने लगते हैं और मॉम हेडक्वार्टर में फोन लगाकर ये कह देती है कि बड़े बच्चे यहाँ से भाग चुके हैं और वो ब्रिज की तरफ आ रहे हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके, तो चौकन्ने रहना। ऐसे में ब्रिज की दूसरी तरफ डीमंस की पूरी आर्मी खड़ी हो जाती है जो कि बच्चों को रोकने के लिए वहाँ पर आई थी। तभी एमा रे के सामने एक और सीक्रेट रिवील करती है। वो ये कहती है कि हम ब्रिज से नहीं, हम खाई से जाने वाले हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एमा को नॉर्मन का एक लेटर मिलता है और नॉर्मन ने उससे कहा था कि सभी को ये लगेगा कि तुम ब्रिज से जाने वाले हो, लेकिन तुम्हें टफ रास्ता चुनना पड़ेगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर बच्चे अलग अलग ग्रुप बनाकर खड़े हो जाते हैं और रस्सियों को फेंकना शुरू कर देते हैं और ये रस्सी दूसरी तरफ जाकर पेड़ों में अटकनी शुरू हो जाती है। इसी तरह सारे बच्चे क्रॉल करके उस खाई को पार करने लगते हैं। तभी हमारा सीन मॉम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर मॉम को हेडक्वार्टर से एक कॉल आती है और मॉम को ये पता लगता है कि सारे बच्चे अभी तक ब्रिज के पास नहीं पहुँचे हैं। तभी मॉम उस वॉल की तरफ भागने लगती है और जैसे वो वहाँ पहुँचती है वो ये देखती है कि सारे बच्चे उस खाई को क्रॉस कर चुके हैं और एमा भी मॉम को बाय करते हुए उसे क्रॉस कर देती है। वो उन बच्चों को देखकर कुछ भी नहीं कर पाती और वो सारे बच्चे एक एक कर रस्सियों को गिरा देते हैं, जिसके बाद मॉम अपने बालों को खोल देती है। इसके बाद हमें मॉम का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा लेज़ली पेड़ के नीचे बैठा हुआ बेंचो पर वही ट्यून प्ले कर रहा होता है जो कि मॉम अक्सर गुनगुनाया करती थी। इजाबेला पेड़ पर ही होती है और वो नीचे आकर लेज़ली से पूछती है कि क्या ये ट्यून तुमने बनाई है। लेज़ली जिस पर हाँ कहता है। इसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर वो दिन आता है जहाँ पर लेज़ली के जाने का वक्त हो जाता है और इसको देखकर इजाबेला काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और एक बार इजाबेला इस वॉल पर चढ़कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मॉम आकर उसे रुका लेती है और ये वही सीन था जो कि हमने पहले भी देखा था और ये कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मदर थी जो कि इजाबेला को भागने से रोक रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इजाबेला के सामने भी 2 ही ऑप्शन आते हैं। फिर वो मॉम बनने की ट्रेनिंग को चूज कर लेती है और मॉम बन जाती है और इस वाले घर में रहने लगती है। तभी अचानक उसे वही ट्यून सुनाई देती है जो कि लेज़ली बजाया करता था और इजाबेला जाकर देखती है कि ये ट्यून रे बजा रहा है और रे उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर इजाबेला ये कहती है कि मैं हार चुकी हूँ। फिर वो खुद ही सारी रस्सियों को हटा देती है और बच्चों से कहती है कि जाओ बच्चों अपना ख्याल रखना। फिर वो फिल के पास आती है और उससे कहती है कि टेंशन मत लो, सारे बच्चे यहाँ से सही सलामत जा चुके हैं। फिर वो सभी बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे सुलाने लगती है क्योंकि पूरा घर जल चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे बच्चे भागते भागते जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं और घर से बाहर पहली बार एक नई सुबह को देखते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस कहानी का सेकंड पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और अगले पार्ट के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।